बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन की। इस चैप्टर में एक पायलट है जो पेरिस से उड़ान भरता है और उसे इंग्लैंड जाना है। रास्ते में उसके साथ क्या क्या होता है वही इस चैप्टर की थीम है। जब वह पेरिस से उड़ान भरता है तो वह बहुत खुश है। वह चाहता है कि जल्दी से कल सुबह मैं अपने घर पहुंच जाऊं और अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करूं। उसे गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट की याद आ रही है। रात को 1 बजे करीब यह उड़ान भरता है और बहुत खुशी खुशी अपनी यात्रा शुरू करता है। यह उस समय एक ब्लैक डेकोटा फ्लाइट ले रहा था। ब्लैक डेकोटा नाम का प्लेन उड़ा रहा था। कहता है कि आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे और इसको खुशी थी कि यह अपने परिवार को ज्वाइन करेगा कल ब्रेकफास्ट पे। उसी समय ये पेरिस कंट्रोल रूम से बात करता है और कहता है कि यह बहुत इजी फ्लाइट है, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। पेरिस कंट्रोल रूम से इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन आती है कि 12 डिग्री वेस्ट पे अपने प्लेन को मोड़ो। ये खुशी खुशी जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो फॉलो कर रहा है। अचानक जब ये पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर था, इसके सामने काले बादलों का एक पहाड़ सा नज़र आने लगता है। इतने बड़े घने काले बादल थे कि इसको लगता है कि इसको पार करने के लिए मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है टैंक में कि मैं इसका चक्कर लगा के पार करूं या इसके ऊपर से पार कर सकूं। तो यह बिल्कुल घबरा जाता है उस समय। और फिर क्या देखता है, अपने पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहता है दोबारा कि क्या करूं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी घटना होती है। जब काले बादलों का पहाड़ देखता है तो इसके सामने 2-3 ऑप्शन थे। सोचता है क्या करूं। एक रास्ता ये था कि पेरिस लौट जाए, लेकिन इसे अपने परिवार को ज्वाइन करना था अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे, तो पेरिस वापस जाने का विचार त्याग देता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वह उस काले बादलों के जो पहाड़ नुमा आकृति थी, काले बादल थे घने, उसका चक्कर लगा के जाए। लेकिन यह ऑप्शन भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है और उनके ऊपर से जाने के लिए भी इसके पास फ्यूल नहीं था। तो ये कहता है आई विल टेक द रिस्क। इसके पास बस एक ही ऑप्शन था कि अगर वापस नहीं जाना चाहता तो सीधे जाए। तो वह रिस्क लेता है, अपने परिवार को अगली सुबह ज्वाइन करना है इसको ब्रेकफास्ट पे। तो इस खुशी में वो अपने प्लेन को सीधे स्ट्रेट घुसा देता है उस काले बादलों में। काले बादलों में घुसने के बाद अचानक चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। ना तो यह बाहर कुछ देख पा रहा है और ना ही अंदर कुछ देख पाता है, क्योंकि चारों तरफ डार्कनेस हो गया, चारों तरफ अंधेरा। यहाँ तक कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन के अंदर के वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ये इतना टेंस मूड में हो जाता है कि चाहता है कि बात करूं, पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करूं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि वायरलेस रेडियो ख़राब हो चुका है। फिर एक कंपास की तरफ देखता है कि मेरा प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखूं डायरेक्शन सही है नहीं। तो कंपास की सुई भी गोल गोल घूम रही होती है। यानी कि कंपास, वायरलेस रेडियो और दूसरे सारे इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन के थे उस समय काम करना बंद हो चुके होते हैं। सारे डिवाइसेस फेल हो चुके हैं। फिर अचानक जब ये बिल्कुल परेशान है, क्या करूं, कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऐसा लगता है कि अचानक सामने कोई प्लेन उड़ रहा है और उसका पायलट वेव कर रहा है, हाथ हिला के कह रहा है कि जस्ट फॉलो मी। इसके पास और कोई विकल्प नहीं होता है, वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता है। तो ये उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने की कोशिश करता है और उसके पीछे हो लेता है। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद अपने फ्यूल टैंक को दोबारा चेक करता है तो क्या देखता है कि ईंधन तो सिर्फ 5-10 मिनट का ही बाकी है। फिर ये देखता है कि सामने वाला जो ब्लैक एरोप्लेन है वह नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ज़मीन की तरफ जा रहा है। फिर ये उसके पीछे अपने एरोप्लेन को लगा देता है और क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद ही इसको 2 लाइट्स की रो दिखाई देती हैं। जिस तरह से हवाई अड्डे पे रनवे होता है तो रनवे दिखाई देता है, ये रनवे पे अपनी जहाज़ को उतार देता है और जब सेफली लैंड कर जाता है तो सीधे कंट्रोल रूम में जाता है और रिसेप्शन पे एक लेडी होती है, उनसे कहता है कि मैं उस पायलट से मिलना चाहता हूँ जिसने अभी अभी मेरे से पहले लैंड किया यहाँ पे।
और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो वह औरत बहुत आश्चर्यचकित होकर इसको देखती है और कहती है कि आज की इस तूफानी रात में तो कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। अगर कोई दूसरा प्लेन उड़ रहा होता तो मैं अपने रडार पे ज़रूर उसको उसकी तस्वीर या उसके कुछ इन्फॉर्मेशन कैच कर पाती। आज की रात, इस तूफानी रात में सिर्फ और सिर्फ आपका ही जहाज उड़ रहा था। तो यह बहुत आश्चर्यचकित होता है कि फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की। वह कौन था जिसने कम ईंधन के बावजूद मुझे सेफली लैंड होने में मदद की। जब सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे हवाई जहाज़ के काम करना बंद हो चुके थे तो उसने मदद की, वो कौन था। तो स्टोरी जब यहीं ख़त्म होती है तो ये सवाल उठते हैं आपके भी जहन में कि वह कौन था। क्या कोई देवदूत था या कौन था जो कि देख नहीं पाई उस एयरपोर्ट का रडार भी कैच नहीं कर पाया जिसको। वह कौन था। तो आप ये, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पुट करता है तो आपका जवाब हो सकता है कि वो आप उसकी इनर सेल्फ थी। जब वो चारों तरफ से परेशान हो चुका था, उसके पास कोई और विकल्प नहीं बाकी था, तो एक तरह से उसकी अंतरात्मा ने उसको लीड किया। और जो भी उसने हवाई जहाज़ देखा या पायलट को देखा वेव करते हुए, ये उसकी कल्पना हो सकती है और वह स्वयं उसकी अंतरात्मा ने ही उसको सेफली लैंड कराया वहाँ पे। एक्चुअली दिस स्टोरी is a very interesting story. In this story, the narrator was flying Dakota aeroplane to England, and at that time the sky was clear with shining stars. It was around 1:30 in the morning, and the pilot wanted to join his family in England at the breakfast time. He was instructed by Paris control room to turn 12° west. He was around 150 kilometers away from Paris when he saw the black clouds approaching towards him. He could not go back. Actually, he did not want to go back to Paris because he wanted to join his family next morning, and he had not enough fuel to go around the black clouds because the fuel was not enough. Then the narrator decided to fly through the mountains of black clouds because he thinks that it was the best option to go straight into the clouds. It was the best that he could do. He took the decision to be with his family at the breakfast table, so he said that I will take the risk, and he went straight into the clouds. But when he went into the clouds, he found all the instruments and devices had failed. Neither compass is working, nor radio wireless is working. Everything stopped working. Soon a black aeroplane appeared by the narrator's side, and he thinks that the pilot of the black aeroplane instructing him to follow his aeroplane. He had no choice, he had no other option, so he decided to follow that black aeroplane. After about half an hour journey, when he saw that there is not enough fuel, there is only fuel of 5 to 10 minutes left. He could fly only 5 to 10 minutes. Then he saw that the black aeroplane was going downwards, and by following the black aeroplane, his black Dakota landed safely at the London airport. He suddenly went to the control room. He wanted to thank the pilot who helped him in landing safely. He asked the woman who was present there that where was the pilot of the black aeroplane. I wanted to thank him for his assistance, for his help. The woman laughed and she was very much surprised, and she told him that no other aeroplane except his had landed there, and no other aeroplane was flying in this stormy night. It is only yours aeroplane flying. The narrator was taken aback. He was shocked, and he was wondered that who the pilot of the black aeroplane was and why he had saved his life. The story comes to an end here, but it is upon you to think who helped the narrator,
who helped the pilot, and who saved his life. It is just upon you to think, but in my opinion, it is his inner self who guided him in landing safely. Thank you.